मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके क्लास 11th के 5th लेक्चर में, और ये 5th लेक्चर होने वाला है कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य का। तो बच्चों, कार्य ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में बात आती है कि हम लोगों को इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी चाहिए। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था गतिज ऊर्जा। याद होगा आपको, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए मैंने बताया कि k इज इक्वल टू जो है वो हाफ mv² के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ये केस कब की बात है, जब कोई बॉडी पहले रेस्ट में थी और किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक समान वेग से गति कर रही है। कब? जब वो रेस्ट में थी और आपने उस पर कोई बल लगाया होगा और वो एक समान वेग से अगर गति करती है तो उसकी जो गति ऊर्जा का एक्सप्रेशन होगा वो होगा हाफ mv²। के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इसके भौतिक गुण हैं, जैसे याद रखिएगा, यह सदैव धनात्मक होती है, ठीक, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, याद रखिएगा। यह सदैव धनात्मक होती है। गति ऊर्जा वेग में वृद्धि से ही आएगी, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, परिमाण है, और यह हमेशा धनात्मक फॉर्म में देती है, कभी नेगेटिव नहीं होती, याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं इसके यूनिट की, तो यह इसकी यूनिट, इसका मात्रक वही होता है जो आप पहले से जानते हो, जूल होता है, ठीक, याद रखिए। थोड़ा सा और आगे बात करते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश ये करेंगे कि k इज इक्वल टू हाफ mv² को अगर हम संवेग के पदों में व्यक्त करने की कोशिश करें तो क्या होगा, ठीक। गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध, संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध। अब इसके बीच का संबंध का सूत्र देखा जाए कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। आइए, सिंस हम जानते हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं k इज इक्वल टू हाफ mv², ठीक। और आपको संवेग का पता है ना, कुछ दिन पहले ही मैंने बात करी थी, संवेग p से दिखाया जाता है जिसका फॉर्मूला p इज इक्वल टू mv होता है। यहाँ m है, v है, लेकिन v दो बार है। एक काम करते हैं, हम इसको भी दो बारी बनाना चाहते हैं, तो एक काम करिए, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ भी m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे क्या हो गया कि ये दो बार हो गया m² और v²। ये दो बार हो गया, मतलब p इज इक्वल टू होता है mv, तो ये दो बार ही है, तो आपका जो संवेग है वो भी दो बार आएगा, मतलब स्क्वायर के टर्म में आएगा। तो यहां से आप इसको k इज इक्वल टू हाफ p² लिख सकते हो। क्या किया आपने, यहाँ पे आपने इसको p इज इक्वल टू mv से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ये हो गया। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि p² इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि एक 2mk होगा, और या फिर आप इसको बोल सकते हो कि p इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 2mk। ये कुछ संबंध के सूत्र आ गए, ठीक। तो यहां से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर ली, ठीक। या फिर इसको अगर अपने सुविधा अनुसार दिखाना चाहते हो तो लिख सकते हो k इज इक्वल टू p²/2mv लिख सकते हो, ठीक। ये सब इसके एक्सप्रेशंस हैं जो इसके सुविधाजनक स्थिति में है। कुछ p और k के बीच में कुछ इस तरह भी बनता है, इस तरह भी होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कुछ इसके ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केस फर्स्ट, इसके ग्राफ से अब एक एक करके बातें समझेंगे हम लोग, ठीक। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि किसी वस्तु का संवेग क्या है, संवेग नियत है, ठीक। संवेग अगर नियत है तो मतलब हम इसका संवेग नहीं बदल रहे हैं, यही ना, p कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं क्या कि k जो है वो m के साथ बदलेगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर बढ़े तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, घटती जाएगी। कब? जब संवेग उसका नियत हो। ऐसे केस में अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं बच्चों, तो याद रखिए ग्राफ आपको बड़ा जरूरी है समझना, क्योंकि ग्राफ आपकी आगे आने वाली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो मैं बता दूं कि इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का स्लोप होता है। कब? जब ये m k के व्युत्क्रमानुपाती होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ओके। नेक्स्ट अगर हम केस 2 की बात करें, तो केस 2 को समझने के लिए एक काम करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं,
केस टू, केस टू में बच्चों हम लोग करेंगे क्या कि यहां पर आप एक बार m को कांस्टेंट कर सकते हो। तो यदि m क्या हो, कांस्टेंट हो, नियत हो, ठीक, m नियत हो, तो ऐसे केस में आप लिख सकते हो कि प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर, के प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, ठीक, p और k के साथ, तो ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का ग्राफ निकल करके आएगा, ठीक। सिमिलरली अगर मैं बात करूं केस थर्ड की, केस थर्ड में क्या कर सकते हैं, जैसे एक बार आपने क्या किया, p को नियत किया, एक बार k को भी नियत किया जा सकता है। तो k को अगर मैं नियत कर दूं तो वो किसके साथ संबंध बना लेगा, k को अगर नियत करेंगे तो ये p के साथ इसका रिलेशन हो जाएगा, मतलब आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। यदि क्या हो जाए बच्चों, k नियत हो, मतलब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ही जो है वो बदल ही नहीं रही है, तो ऐसे केस में अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके का होगा। तो आइए समझ लेते हैं। तो ऐसे केस में जब आपका k नियत होगा तो p स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m। ऐसे केस में आप यहाँ पे p यहाँ पे m रख करके अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा। और ऐसे केस में क्या है, k नियत है, ठीक, यहाँ पे क्या नियत है, m नियत है। तो इस तरीके से आपके पास तीन ग्राफ सामने हैं। कब, जब आपका p नियत हो, जब आपका m नियत हो और जब आपका क्या हो, k नियत हो। तो ये ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, भविष्य में मतलब फ्यूचर में आपको ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे अगर आपको ये चीजें आती हैं तो। अब हम लोग बात करेंगे कि गति जब हो ही रही है वस्तु में तो, और कार्य इस पर हो ही रहा है, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है वो समझते हैं। आइए ना, कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं बच्चों इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें हमको पता चलता है कि किसी वस्तु पर कार्य और उसमें आने वाली गतिज ऊर्जा के बीच में कैसा रिलेशन है, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। और ये भी मैं बता दूं, इसका जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो इसके पीछे जरूर कोई बाह्य कार्य हो रहा है। मतलब ये है कि किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर बाह्य कार्य के बराबर होता है, इक्वल होता है। बात समझ में आ रही है? तो किसी वस्तु पर यदि बाह्य कार्य किया जाता है, बाह्य बलों के द्वारा कार्य किया जाता है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। अर्थात किसी वस्तु पर बाह्य बल के द्वारा कृत कार्य वस्तु के गतिज ऊर्जा में वृद्धि, मतलब परिवर्तन के समान होता है। ठीक है ना? इसको मुझे लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू डेल्टा के। यही है बच्चों सिंपली कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस कार्य ऊर्जा प्रमेय से रिलेटेड आगे चल करके बहुत सारे हमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मिलेंगे, तो ये याद रहेगा तभी कर पाएंगे। तो डेल्टा के का मतलब होता है कि परिवर्तन क्या हुआ है, कि नया और पुराने में क्या चेंजेस हैं। नेगेटिव होगा नहीं तो हमेशा ये क्या होगा, धनात्मक ही होगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, निगमन करेंगे। तो बच्चों इसका जो निगमन हम लोग करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल मेथड से करेंगे, क्योंकि इसके दो मेथड हैं, इंटीग्रेशन मेथड और आपका एक नॉर्मल मेथड है जो कि अलजेब्रिक मेथड। हम लोग अलजेब्रिक मेथड से देखेंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे और फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल्स को भी देखेंगे। आइए माना कोई m द्रव्यमान का पिंड
स्मॉल u वेग से गतिमान तथा बाह्य बल के द्वारा इसका वेग स्मॉल v हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही? इसको समझना है डायग्राम से। तो देखिए मेरे पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो कि फिलहाल के लिए स्मॉल u वेग से मूव कर रहा था। आपने इसको क्या किया, बाहर से कोई एक्सटर्नल एफर्ट डाला, बाह्य बल लगाया, एफ एक्सटर्नल लगाया, तो वस्तु जो है बाह्य बल के कारण अब थोड़ी सी तेज हो जाएगी, तो इसका जो वेग है वो एक्सीलरेटेड मोशन करके क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अब जब इस पर लगाया आपने तो ये एक्सीलरेट हुआ होगा, मास तो बच्चों का इसका वही रहेगा। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस बल के कारण मान लेते हैं वो कितना हो गया, इतना तो एक्स्ट्रा ही हुआ होगा क्योंकि पहले आराम से चलता, इसके वजह से कुछ एक्स्ट्रा चला गया और वो एक्स्ट्रा क्या है, एस इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। तो इस डिस्प्लेसमेंट का कारण, जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट उसका कारण एफ एक्सटर्नल है, मतलब बाह्य बल है, और इससे वस्तु का वेग भी बढ़ा त्वरित गति से। तो हमें ये देखना है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि हुई है उस वृद्धि का इस बल के द्वारा कृत कार्य से क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। द्वारा इसका वेग v हो जाता है, अतः वस्तु पर मतलब पिंड पर कार्य अगर मुझे निकालना हो तो क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे W इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल जो कि आपने लगाया है वस्तु पर इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है तो आप एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट विस्थापन लिख सकते हैं। आपको ये भी पता है कि अगर आप W इज इक्वल टू F को ma लिखें और यहाँ पे S लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 दिया जा सकता है। बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं देखूं कि अगर वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि हुई है वो आप देख पा रहे हैं कि कितनी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई है। ठीक, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि का कारण कौन है, ये एक्सेलरेशन, यही ना, ये एक्सेलरेशन। गतिज ऊर्जा में वृद्धि का कारण है ये एक्सेलरेशन। अतः वस्तु या पिंड के वेग में वृद्धि के कारण गति के तृतीय समीकरण से, तो तृतीय समीकरण क्या कहता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, यही ना होता है। ठीक, ये कब के केस में माइनस होता है पता है बच्चों, जब वृद्धि हो रही हो तो प्लस, और जब कमी हो रही तो माइनस। यहाँ पे तो वृद्धि देखने को मिली तो प्लस लगाया जा सकता है। यहाँ आप लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ओके, अपॉन 2 इज इक्वल टू हो गया as, इसका नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 2। बात समझ आ रही? तो ये गति का जो समीकरण है वो थर्ड वाला समीकरण लगा दिया, जिससे हम ये पता चला कि ये जो वृद्धि हुई है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको गति के समीकरण से as के फॉर्म में निकाल लिया। इस as की जरूरत किसको है, समीकरण 1 को है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं बच्चों समीकरण 1 व 2 से लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू m, और as के जगह पे वैल्यू लिखा जा सकता है वो है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे में 2। ध्यान से देखिए, यही ना है, वहां पे रख दिया इस वाले जगह। यहां पर आपने as की वैल्यू जब यहां पे रखी तो इसको अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 अलग और m v स्क्वायर, और फिर 1/2 अलग m u स्क्वायर। तो ध्यान से समझिए, ये है अंतिम वेग, ये है प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग नई गतिज ऊर्जा है और प्रारंभिक वेग पुराने वेग की वजह से या पुरानी चाल की वजह से है। तो यहाँ W इज इक्वल टू इसको लिखा जा सकता है फाइनल जो अभी वाली है, और इसको लिखा जा सकता है इनिशियल जो कि पहले वाली ऊर्जा थी, और इसको फाइनली आप लिख सकते हैं डेल्टा के। डेल्टा के का मतलब होता है अंतर,
अंतिम मतलब नई वाली गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को डेल्टा के से लिखा जा सकता है। और यहाँ पर ये W इज इक्वल टू जो डेल्टा के आप देख रहे हो, इसे हम लोग कहेंगे कि वस्तु पर यह जो कृत कार्य है वो वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का कारण बना और उसी के समान होगा। अतः यह कार्य ऊर्जा प्रमेय की पुष्टि करता है। यहाँ पे आप ये लिख लेंगे कि यह कार्य ऊर्जा प्रमेय है। बात समझ आ गई? तो ये कार्य ऊर्जा प्रमेय का प्रॉपर प्रूफ है, एग्जाम में भी आपको ये आएगा, तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस आप जरूर करिए इसको। आइए कुछ एग्जांपल देखें। एग्जांपल नंबर 1, किसी 50 ग्राम की गेंद का संवेग 100 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। चलिए आइए फटाफट से इसको हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों। सॉल्यूशन सिंपली हमें पता है कि हम लोग लिखते आए हैं K इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई M, ठीक, 2M, P स्क्वायर बाई 2M। तो यहाँ पे आपने लिख दिया। आपको याद है ना स्मॉल p है, ये स्मॉल p को संवेग कहते हैं। तो संवेग तो दिया ही हुआ है बच्चों, तो संवेग कितना है 100 का स्क्वायर, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। लेकिन ये देखिए ये ग्राम में है, तो यहाँ पे 2 इंटू 50 ग्राम है, तो ग्राम को चेंज करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि अब यहाँ पे 10 पावर -3 इसलिए किया गया क्योंकि ये किलोग्राम में चेंज करना था। इसको लिखा जा सकता है 10,000 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू, और इसको लिखा जा सकता है 10 टू द पावर -3, ये 10 है, ये कम हो जाएगा बच्चों, तो 10 के घात -2 हो जाएगा। सिंपली इसको लिखा जा सकता है 10 टू द पावर -2 को ऊपर लिख करके, और ये हो जाएगा 10, ये 10 और ये 10 टू द पावर -2, एक 10 कम हो जाएगा इसमें से, 10 पावर -1 ऊपर ले लीजिए, तो हो जाएगा 10,000 इंटू 10 टू द पावर 1। तो फाइनली ये हो जाएगा 1, अब कितने जीरोस हो गए 5, तो ये हो जाएगा 10 पावर 5 जूल। तो ये हो गई इस पिंड की, इस गेंद की गतिज ऊर्जा। बात समझ आ गई? तो आपने ये एग्जाम्पल देख लिया। अगले क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर किसी वस्तु के संवेग में वृद्धि हो जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि वगैरह होगी, ये सब हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।